हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में अपन ने सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े। और भौतिक प्रदेशों में जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले अपन ने हिमालय प्रदेश के बारे में अध्ययन कर लिया 3 भागों में बांट करके। इसके बाद में उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन किया है और उसके बनने वाली स्थल आकृतियों के आधार पर और उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बन करके आते हैं और आप लोग भी पिछले क्लासों को रिपीट करके नोट्स बना लेना और अपने दोस्तों तक भी भेजते रहना। इसके बाद में पढ़ा अपन ने भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को उच्चावच के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को देखते हुए संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को 5 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया है। पहला भाग मालवा के पठार के रूप में अध्ययन कर लिया, दूसरा भाग बुंदेलखंड के पठार के रूप में अध्ययन कर लिया और तीसरा भाग छोटे नागपुर के पठार के रूप में अपन ने अध्ययन किया है। इनसे इनकी स्थल आकृति, कौन कौन सी नदियां यहाँ पर बहती है, इनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं। और छोटे नागपुर के पठार को तो एक तरह से खनिजों का भंडार माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लौह अयस्क और प्राकृतिक कोयले के विशाल भंडार मिलते हैं। औद्योगिक विकास की एक हृदय स्थल के रूप में माना जाता है। आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी प्रायद्वीपीय पठार के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड आगे की ओर मेघालय का पठार। मेघालय क्षेत्र में है और मेघालय क्षेत्र में इस छोटे नागपुर के पठार से इतनी दूरी पर है, फिर भी ये एक तरह से पठारी प्रदेश है क्योंकि यहाँ की जो आंतरिक चट्टानों का देखा गया तो ये एक तरह से प्राचीन गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित भूभाग है, ऊपर उठा हुआ भूभाग है और समतल मैदानी क्षेत्र है, इसलिए इसको ये पठारी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसका जो विस्तार है वह भारत के उत्तर पूर्वी मेघालय जो प्रांत है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, इसलिए इसको मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, आपको याद है शिलोंग, शिलोंग का पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार भी कह सकते हैं, ये लिख देता हूँ। मेघालय या शिलोंग का पठार तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तो एक तरह से नवीन मोड़दार पर्वतों के रूप में विस्तृत है, बाकी उनके मध्यवर्ती भाग में ये प्राचीन चट्टानों से निर्मित भूभाग होने के कारण इसको पठारी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और भूगर्भ शास्त्रियों का इस प्रकार से माना जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की रचना जिस प्रकार से दरारी ज्वालामुखी के रूप में उससे बनने वाले लावा से हुई है, उसी प्रकार से इसकी भी रचना ज्वालामुखी से फैलने वाले लावा से होने के कारण यहाँ की चट्टानें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। यहाँ लिख देता हूँ, चट्टानें कौन सी मिलती है, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानें मिलती है। और बेसाल्ट चट्टानों से
अपर्दित जो मृदा का निर्माण होता है, मृदा का जो निर्माण होता है मिट्टी का, वो कौन सी मिट्टी होती है? काली मृदा। इसको कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मृदा। ठीक है। इस मेघालय पठार का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? ये विस्तार कहाँ पर है? मेघालय और असम में। मेघालय और असम राज्यों में इसका विस्तार है और मेघालय प्रांत में इसका विस्तार सबसे अधिक मिलता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो इसको शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसे शिलोंग के पठार, शिलोंग का पठार के नाम से भी जाना जाता है। और देखो, अब देखो इस प्रकार से ऐसा नजर आता है कि ये छोटे नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, इसके मध्यवर्ती भाग में एक छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? राजमहल की पहाड़ियां। छोटे नागपुर के पठार और मेघालय के मध्य पहाड़ियां कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियां इन दोनों पठारी क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। नोट कर लेना आप भी कि छोटे नागपुर का पठार और मेघालय के पठार को आपस में जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियां। प्राचीन भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इस प्रकार से माना जाता है कि यह पहले इसी छोटे नागपुर के पठार का भूभाग था, परंतु हिमालय पर्वत की रचना और भूगर्भिक हलचल के कारण इसका मध्यवर्ती भाग तो ऊपर की ओर उठ गया और ऊपर की ओर उठने से ये मेघालय वाला भाग उत्तर पूर्व की ओर आगे की ओर बढ़ गया। तो इस प्रकार से इनके मध्य में एक दरार भ्रंश पड़ गया था। दरार गौरी घाटी के रूप में भ्रंश पड़ गया है और इनके दोनों के मध्य एक समतल मैदान के रूप में दिखाई पड़ता है और उस समतल मैदान से इस प्रकार से प्रतीत होता है कि ये दोनों भूभाग आपस में एक दूसरे से अलग हैं, परंतु ये प्राचीन काल से एक ही भूभाग के भूखंड थे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझते हुए पढ़ना है और इसके बारे में मैं समझा देता हूं कि प्राचीन काल में दोनों पठारी भूभाग एक ही भूखंड था।
दोनों पठारी भागों का एक ही भूखंड था, परंतु जो हिमालय प्रदेश की रचना हुई, हिमालय प्रदेश की रचना के समय हिमालय प्रदेश की रचना के समय कौन से काल में हुई थी? क्रेटेशियस काल में। ठीक है, तो हिमालय प्रदेश की रचना के समय इन दोनों के मध्य एक गहरा भ्रंश बना। गहरी खाई के रूप में भ्रंश पड़ गया एक दीवार के रूप में, और ये मेघालय का पठार इससे दूर हट गया, ऊपर उत्तर पूर्व की ओर आगे की ओर बढ़ गया। परंतु इधर से बहकर के आने वाली, इधर से बहने वाली गंगा नदी और इधर से बहकर के आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियां और दोनों नदियों की सहायक नदियों के द्वारा निरंतर लंबे समय तक तलछट जमा करते रहने से इसके इन दोनों के मध्य समतल मैदान का विकास हो गया। ठीक है, समतल मैदान का विकास हो गया, बना। नदियों द्वारा निक्षेप से मध्य मैदान का विकास हुआ। ठीक है, और इन दोनों के जो मध्य में पहाड़ियों का जो विकास हुआ था, वह राजमहल की पहाड़ियों के रूप में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राजमहल की पहाड़ियों से है। आगे देखते हैं कि ये मेघालय का जो पठार है, इस मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां हैं। मेघालय के पठार में कितनी पहाड़ियां हैं? यहाँ पर एक कुंडली आकार में, चारों तरफ से कुंडली आकार में मिलती है। यहाँ पर लिख देता हूं, मेघालय के पठार में पहाड़ियां, पहली है गारो, दूसरी है खासी, गारो खासी, और तीसरी है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, तीनों कुंडली आकार में, जिस प्रकार से कीप होती है ना, केरोसिन भरने वाले कीप देख लो, कीप आकृति में बनी हुई है। और इधर से चलने वाला जो मानसून है उसके बिल्कुल समक्ष पड़ता है, सामने। और इस कुंडलीकर आकृति की तीनों पहाड़ियों के मध्य मानसून चक्र रूप में फंस जाने से उसी के अंदर घूमता हुआ सर्वाधिक वर्षा कर देता है। तो मेघालय में
सर्वाधिक वर्षा की होती है। ठीक है, क्या कारण है? ये कारण है क्योंकि ये गारो, खासी और जैंतिया जो तीनों पहाड़ियों कुंडली का आकार का है, आकार की फैली हुई है और इसमें मानसून पसने के बाद में चारों तरफ घूमते टकराकर सर्वाधिक वर्षा कर देता है। अधिक वर्षा करने का यह कारण है। वैसे आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? कौन से राज्य में? मेघालय में। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी स्थान पर। चेरापूंजी के भी कौन से स्थान पर? मासिनराम नामक स्थान पर। तो खासी के मासिनराम नामक स्थान पर, खासी पहाड़ी के मासिनराम नामक स्थान पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अपने भारत की तो खैर होती है, परंतु विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ मिलती है। कहाँ पर? मेघालय में। और विशेषता इसकी, गारो जो पहाड़ी है, यहाँ पर गारो नामक जनजाति पाई जाती है। जनजाति, गारो नामक जनजाति पाई जाती है और इसी जनजाति से नामकरण से, इसी जनजाति के नामकरण से इस पहाड़ी का नाम भी गारो पहाड़ी पड़ा है। ध्यान रखना, जनजाति के नाम से गारो पहाड़ी का नाम पड़ा है और इसी जनजाति के नाम से एक कोयला क्षेत्र है, कोयला, जहाँ पर प्राकृतिक कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसी जनजाति के नाम से उस भंडार का नाम भी, उस स्थान का नाम भी गारो कोयला क्षेत्र, गारो कोयला क्षेत्र नाम रखा गया है। तो एक ही चीज से देखो 3 चीजें क्लियर हुई है। गारो जनजाति का नाम है और इसी जनजाति के नाम से उस पहाड़ी का नाम गारो पहाड़ी पड़ा है। इसी जनजाति के नाम से इस गारो पहाड़ी में पाए जाने वाला प्राकृतिक कोयले का जो भंडार मिलता है उसको गारो कोयला क्षेत्र कहा जाता है। आगे और देखो, खासी इसी गारो पहाड़ी के समीप कुंडला आकृति में खासी पहाड़ी मिलती है। यहाँ पर खासी नामक एक जनजाति निवास करती है। जनजाति, यहाँ भी इस पहाड़ी का नाम भी खासी जनजाति के नाम पर पड़ा है और इसी जनजाति के नाम से कोयला क्षेत्र है। कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र का नाम भी इसी जनजाति के नाम से खासी कोयला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और समझ लो खासी एक पहाड़ी का नाम है जो कि यहाँ पर पाई जाने वाली खासी जनजाति के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया है और इसी पहाड़ी पर एक कोयला क्षेत्र है। उसी की तरह तो उस कोयला क्षेत्र को भी इसी जनजाति के नाम पर खासी कोयला क्षेत्र कहा जाता है। नोट कर लेना, ये यूपीएससी तक भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इसी पठारी क्षेत्र में से क्वेश्चन बन करके आते हैं। इसी प्रकार से जैंतिया भी पहाड़ी का नाम है और जैंतिया भी एक जनजाति का नाम है। जैंतिया जनजाति का नाम है और इसी पहाड़ी पर रहने वाली जो जनजाति है, इसी पहाड़ी में रहने पाए जाने वाला जो कोयला क्षेत्र है उसका नाम भी जैंतिया कोयला क्षेत्र है। कोयला क्षेत्र,
तो देखो इसी तीनों पहाड़ियों से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए। तीनों पहाड़ियों का नाम तीनों जनजातियों के नाम से पड़ा है और तीनों ही कोयला क्षेत्रों में के नाम से, इसी जनजाति के नाम से कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन बन करके आ जाए तो ये मेघालय पठार में पाए जाने वाले तीनों जो पहाड़ियां हैं वो तीनों जनजातियों के नाम से नाम रखा गया है। आगे चलते हैं कि इस मेघालय पठार में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो कैसी है। यहाँ की पाई जाने वाली ये वनस्पति है, ये वनस्पति सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ सदाबहार का मतलब हमेशा हरी भरी रहने वाली सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्षा ज़्यादा होती है और अधिक वर्षा के कारण जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो देखो मेघालय के जो चेरापूंजी क्षेत्र में या मासिनराम नामक स्थान पर जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है वो कितनी होती है वर्षा। मासिनराम पर कितनी होती है 1352 सेंटीमीटर वार्षिक। बहुत सी किताबों में 1452 भी मिलती है, ज़्यादातर इसी प्रकार से 1300 या 1300 के ऊपर इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर होने वाली वर्षा का वार्षिक वितरण मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एक एक चीज को डायग्राम से समझते हो पढ़ना। छोटे नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है और झारखंड में सर्वाधिक कोयला और लौह अयस्क उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और दूसरी बात है, कौन सी नदी के किनारे सर्वाधिक प्राकृतिक कोयले के भंडार मिलते हैं? दामोदर नदी घाटी बेसिन, जिस नदी को किस नाम से जाना जाता है? रूर बेसिन के नाम से। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, छोटे नागपुर का पठार और मेघालय के पठार को जोड़ने वाली जो पहाड़ियां हैं ये प्राचीन काल में एक ही भूखंड से जुड़ी हुई थी, परंतु ये बीच में भ्रंश पड़ जाने, मैंने समझा दिया आपको, भ्रंश पड़ जाने के कारण ये अलग हो गई और मैदान के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती है अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसको राजमहल की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने मेघालय प्रदेश के बारे में, मेघालय की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। और एक पहाड़ी और है जिसको मिकिर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, चौथे नंबर की है मिकिर की पहाड़ी। ये भी मेघालय में है और मेघालय के इस क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, तो ये आधा भाग इसका असम में और मेघालय में इसका विस्तार है, तो मिकिर की पहाड़ी का भी विस्तार इसमें मिलता है। ध्यान रखना कि इन पहाड़ियों के नाम पूछ लेता है कभी, इनका विस्तार कहाँ पर है, इस यहाँ के कोयला क्षेत्र का नाम कौन सी जनजाति के नाम पर पड़ा है, बहुत सारी जनजातियों के नाम रख दिए। और यहाँ पर जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती है वे सब मात्र सत्तात्मक
परिवार की जनजातियां हैं, ये भी ध्यान रखना। ये जनजातियां यहाँ की जनजातियां परिवार कौन से परिवार की है? मातृ सत्तात्मक परिवार की, मातृ सत्तात्मक परिवार की जनजातियां हैं। दो परिवार होते हैं, एक पितृसत्तात्मक, एक मातृसत्तात्मक, यानी कि जो संपूर्ण परिवार माता के नाम पर चले। जैसे अपने यहाँ पिता के नाम चलता है ना, पिता की संपत्ति ही सब में बांटी जाती है, माता की संपत्ति थोड़ी बांटी जाती है सब में। वहां पर माता की संपत्ति बांटी जाती है उसकी संतानों, ठीक है। और माता के घर पर ही मुखिया के रूप में माता होती है, परिवार के मुखिया माता होती है। इसलिए यहाँ की जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। तो आज अपन ने एक एक चीज को डायग्राम से समझते हुए ये भारत के भूगोल में मेघालय के पठार को पढ़ा। आपको भी अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में लिखना और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना। रोजाना डेली शाम को समय भारत का भूगोल पढ़ते हैं, यूपीएससी और आरपीएससी में, जिसमें भी रेलवे वगैरह में जिसमें भी भारत का भूगोल आता है उनके लिए ये चीज़ें रामबाण है। एक एक चीज़ को इसी प्रकार से समझते हुए पढ़े। धन्यवाद।